वर्तमान के जो चुनाव चल रहा है, लोकतांत्रिक भारत, ये भारत विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक भारत कुर्सी का स्वयंवर लायक दुल्हा है कि नालायक दुल्हा है, जनता तय करेगी। प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप यादव जी आ रहे हैं और इसमें हम लोग संविधान बचाओ संकल्प यात्रा के तहत पूरे प्रदेश में अपनी सभा किया जा रहा है। आपका जो संकल्प यात्रा है संविधान बचाओ, क्यों? ये जो वर्तमान सरकार है भाजपा की, आरएसएस की, ये अपने दमन चक्र से, अपने प्रकोप से और तमाम आपराधिक घटनाएं करके संविधान को नष्ट करने का काम कर रही है। लोगों को डरा करके संविधान को नष्ट करने का काम कर रही है। इसलिए संविधान को बचाने के लिए हम लोगों ने संविधान बचाओ संकल्प यात्रा निकाला है। इससे पूरे समाज में जन जागरण कर करके समाज के प्रति लोगों को जागरूक करते चल रहे हैं और समाज में जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं और जिससे कि लोगों को अधिकार बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग अपने अधिकारों पर सचेत हो जाएँ, जिससे संविधान बच जाए। अगर संविधान नहीं बचा तो पूरा का पूरा लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा और फिर हम लोग केवल अंग्रेजों की तरह दोबारा इन संघियों के गुलाम बनकर रह जाएंगे। इस उस गुलामी से पहले से ही आज हम लोग उससे वो होकर सतर्क होकर के कि ये हम लोग गुलामी के शिकार दोबारा ना हो, इसलिए हम लोग ये संविधान, ये अंग्रेजों से भी ज़्यादा जालिम है और अंग्रेजों का दर्द तुम्हारे पूर्वजों ने झेल लिया, लेकिन इसका दर्द, इन आरएसएस संघियों का दर्द आने वाली हमारी जो संतानें हो झेल नहीं सकती। इसलिए इससे सचेत करने का काम करने के लिए, निर्णय लेने के लिए हम लोग संविधान को संकल्प यात्रा निकाले हैं। यूनाइटेड न्यूज़ साइकिल में आपका स्वागत है। मैं सर्वजीत। आज हम लोग पड़ाव पर हैं और आप अमित जी हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि आप वर्तमान के चुनाव में आपकी क्या तैयारी है चुनाव जीतने का? हम लोग पूरे के पूरे विधानसभा पे चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार जीत कर सफल बनाया जाएगा और सरकार बनाई जाएगी माननीय अखिलेश यादव जी की। ये आपकी नीतियाँ क्या है वर्तमान के चुनाव की? हम लोग की नीति एकदम स्पष्ट है। हम लोग समाज के लिए चलते हैं, पिछड़े के लिए चलते हैं, शिक्षा के लिए चलते हैं, सम्मान के लिए चलते हैं, रोजगार के लिए चलते हैं। आज पूरे प्रदेश में इस सभी चीज़ों का आवश्यकता है। इसको पूरा करने के लिए हमारे रोजगार छिन गया है, रोजगार था नहीं। कोविड में आपने देखा कि लाश उतरती गई, लाशों को कफन तक नहीं मिला, मिट्टी तक नहीं मिली और यहाँ पे लकड़ी तक, यहाँ तक कि लकड़ी तक नहीं मिली। ये सब कमियाँ ही कमियाँ हैं। शिक्षा की अलग नहीं जल रही है, बच्चे पढ़ नहीं लिख नहीं पा रहे हैं, युवा रोजगार मिल नहीं रहा है, ऐसे ही घूम रहे हैं। विकास की सीढ़ी तो यही होती है ना कि एक युवा को अगर शिक्षा पाया है तो उसके ऊपर उसको नौकरी प्राप्त करे, घर परिवार की जिम्मेदारी संभाल सके। आज कि हमारा दुल्हा जो है वो लायक है कि नालायक है? जनता इस बार तय कर चुकी है। क्या तय कर चुकी है भैया? बदलाव अभी आप संविधान की बात कर रहे थे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा जो भारत का संविधान बनाया गया है, सबसे बड़ी चीज़ बेरोजगारों को नौकरी की बात है। हम रोजगार देंगे कहाँ से जब खुद बेचना शुरू कर दिए? तो आप जहाज बेच दिए, रेल बेच दिए, सेल बेच दिए, जो भी है सब बेच दिए, तेल बेच दिए, तो फिर आप रोजगार कहाँ से देंगे? तो ये सीधे संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जब बेचा जा रहा था तो आप कितनी बार रोड पर रहे और कहीं न कहीं आपने क्या एहसास कराया कि जिस समय 2014 का चुनाव था तो शायद देश के प्रधानमंत्री जी पटेल जी की मूर्तियां लेके चल रहे थे और पटेल जी एक ही कार्यों से जाने गए हैं कि उन्होंने राजा की रियासतों को भारत के अधीन कराया था और वर्तमान में जो ये चीज़ें चली गई हैं, इस पर आपने क्या किया है? यही देखिए, दो मुही बात करते हैं। एक तरफ पटेल जी की मूर्ति लगाएंगे और आपको दिखाएंगे कि देखिए भारत देश में पटेल जी कैसे सारे जितने भी राजा महाराजा थे उनको हटा के हम अपने सरकार में ले लिए, और ये ठीक उसका उल्टा काम करते हैं। जो भी सरकार की संपत्ति है इसको उसी रफ्तार में बेच दे रहे हैं। ये समझ लीजिए कि सेकेंड ईस्ट इंडिया कंपनी तैयार करने वाले हैं और देश को गुलाम करने वाले हैं लोग। सरदार पटेल की आप बात कर रहे हैं तो सरदार पटेल जी के बारे में आपको मैं यह बताना चाहूँगा कि और सरदार पटेल जी ने आरएसएस पे बैन लगाया था। मैं उनके कर्मों की बात कर रहा हूँ और कर्म ही मूर्तियाँ तय करती हैं, लेकिन मैं कर्म की बात कर रहा हूँ कि जो उनका कर्म था। जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्वज के नेता, राष्ट्रीय स्वयं संघ के नेता पूज्य पटेल जी का निरंतर विरोध करते रहे, आज वो उनके लिए पूजनीय हो गए। गोडसे को पूजने वाले आज गांधी को पूज रहे हैं। नागपुर के कार्यालय में हमेशा जो है झंडा लहराया आरएसएस का, कभी तिरंगा लहराए ने। आप इतिहास उठा के देख लीजिए। अभी लखीमपुरी
लखीमपुर खीरी की घटना पे आप यहाँ की जनता के क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? हम तो समझाने के लिए हर समय सड़क से लेकर संसद तक हम लोग सड़क पे हैं, हमारे नेता सदन में हैं। हम लोग सड़क पे और हमारे नेता सदन में इस बात को उठा रहे हैं। इस सरकार में पत्रकार सुरक्षित नहीं है। लखीमपुर खीरी में आप एक पत्रकार मारे गए, उनके पिता का स्पष्ट स्टेटमेंट था कि मेरा बेटा पत्रकार होने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ कार्यकर्ता था। एज ए यू आर अ जर्नलिस्ट, आप एक पत्रकार होने के नाते आप हर क्षेत्र में घूमते होंगे, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हो, समाजवादी पार्टी का नेता हो, समाजवादी पार्टी के मुखिया आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश पे हम लोग हमेशा, चाहे वो जेल जाने का काम हो, किसी आंदोलन का काम हो, वो आपको हर जिले में दिखेगा। चक्रू जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि अभी जो बिहार का चुनाव हुआ था, एक तरफ बिहार था और कहीं न कहीं फिर वहाँ सरकार बीजेपी बना ले गई। देखिए, क्या कहेंगे? ये जोर दबाव बना करके जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने शारदा घोटाले में फंसे थे, उन पर दबाव बनाकर गठबंधन तोड़ा और तोड़कर एन केन प्रकरण सरकार बनाने का काम किए। वो उत्तर प्रदेश का चुनाव अलग है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता संघर्ष करते हैं छोटे बड़े सारे मुद्दों को लेकर के, इसलिए जनता समाजवादी पार्टी के तरफ आशा भरी निगाहों से देख रही है। तो क्या बिहार के कार्यकर्ता और नेता संघर्ष नहीं कर रहे थे? कहीं न कहीं तेजस्वी अक्सर दिखा करते थे इन मुद्दों पर, सभी मुद्दों पर विधानसभा में बैठा करते थे और उसको उठाया करते थे। अभी जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि 4 बजे तक तेजस्वी जी की सरकार बन रही थी, उसके बाद 10-12 सीटों पर पोस्टल बैलेट को अनवैलिड करके भारतीय जनता पार्टी डीएम और चुनाव आयोग पर दबाव बनाकर जीती और सरकार बनाई। तो क्या यहाँ ऐसा नहीं हो सकता है? बिल्कुल, हम लोग मुस्तैद हैं। बिहार चुनाव से सीख हम लोगों को मिली है, हम लोग उसके लिए तैयार हैं। हम लोग क्या कहना चाहेंगे इस पर? जी, मैं सबसे पहले जिला पंचायत सदस्य अजीत कुमार यादव, सेक्टर नंबर 3, न्यामतवा चंदौली। मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि ये सरकार जो है जुमलेबाज है, और जुमलेबाजी कितने दिन करेंगे? जुमलेबाज करते करते अब इनका जो घड़ा भर चुका है। हम लोग एक ही मुद्दे पर बात करेंगे। नौजवान को जो है न नौकरी मिली, 2 करोड़ नौकरी देने की बात हुई थी हर साल, आज तक एक भी नौकरी पूर्ण रूप से जो है नहीं मिल पाई। और केवल बात करते हैं, ये मन की बात करते हैं, काम की बात नहीं करते हैं। तो हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं कहेंगे, जनता हमारे साथ है और आने वाले समय में 2022 में जनता दिखा देगी।